हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखा बेटा, हम लोग एनटीए नीट पेपर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नीट एनटीए पेपर नंबर 101 नंबर वाला जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आपको मैं हर क्वेश्चन के साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा बेटा। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन सोल्व किया उसका आंसर बता दिया, नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर का, फ्लैग पोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंटेड। आपको बताना है फ्लैग पोल इंटरेक्शन किस में होता है। तो हमें पता है ये क्वेश्चन आपके कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से है और उसमें भी साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होती है। मेनली इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है चेयर और एक होती है बोट। तो ये तो इसका बोट फॉर्म है और ये इसका चेयर फॉर्म है। ठीक है बेटा, अब आप देखो उसने बोला है फ्लैग पोल, तो चेयर में आपके फ्लैग पोल नहीं होता, बोट फॉर्म में। ये है बोट फॉर्म और इस बोट फॉर्म में अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और इन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन को बोला जाता है फ्लैग पोल इंटरेक्शन और ऐसे हाइड्रोजन को बोला जाता है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। तो इसको फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं। इनके बीच में 1,4 इंटरेक्शन भी हम बोल सकते हैं, इसको 1,4 इंटरेक्शन बोल दो चाहो तो आप, या फिर आप चाहो तो इसे फ्लैग पोल इंटरेक्शन बोल दो। क्यों बोला मैंने इसको फ्लैग पोल इंटरेक्शन? क्योंकि आप देखो ये एक फ्लैग की तरह है और ये दोनों जब पास पास में आते हैं तो इनमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का बेटर आंसर कौन सा होगा? ए। चेयर में नहीं होगा, इसने लिखा एंटी फॉर्म एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन की अगर आप एंटी फॉर्म बनाओगे तो एंटी फॉर्म में तो ये दो ग्रुप, जैसे ये ए है, ये अपोजिट होगा, बट इनमें फ्लैग पोल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए नॉट ए प्लेनर। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लेनर नहीं है। आपको पता है कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो उसकी सबसे फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि वो प्लेनर होता है। सेकंड कंडीशन है कि उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होता है और थर्ड कंडीशन है कि वो आपके हक्कल्स के रूल का फॉलो करता है। तो अगर एरोमेटिक होगा तो कन्फर्म वो प्लेनर होगा। तो जरा देखिएगा 4th नंबर के ऑप्शन में, यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। आप जरा देखो इसमें 1 पाई पेयर है, अगर 1 पाई पेयर है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हकल्स के रूल का फॉलो हो रहा है, तो दिस कंपाउंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड। अब आ जाएगा सी ऑप्शन में, यहाँ देखिएगा 1 2 2 ही पाई है, बट ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, नेगेटिव सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये आपका डी लोकेलाइज है। और अगर ये डी लोकेलाइज है तो इसका मतलब ये sp2 हो गया। तो यहाँ पर कितने पाई पेयर है? 3 पाई पेयर है, और अगर 3 पाई पेयर है तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। इसमें देखिएगा यहाँ पॉजिटिव है, अपट 1 2 3, यहाँ 3 पाई पेयर है और ये पॉजिटिव है तो ऑलरेडी sp2 होगा। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 पाई पेयर है, हकल्स के रूल का फॉलो हो रहा है, तो ये भी आपके क्या कंपाउंड हो गया? एरोमेटिक हो गया। तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बट आप जरा देखो ये हकल्स के रूल का फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 1 2 3 और एक 4 है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 4 है। इस वजह से ये आपके अक्ल्स के रूल का फॉलो नहीं कर रहा, और अगर अक्ल्स के रूल का फॉलो नहीं कर रहा तो ये एंटी एरोमेटिक है। अगर एंटी एरोमेटिक है तो ये प्लेनर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिफरेंट होगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, इसका NaNH2 हीटिंग एक्सेसिव X विल बी। आपको बताना है X क्या होगा। तो आपको पता है NaNH2 के साथ में एल्किल हैलाइड है, तो बेटा ये इलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। कौन सी रिएक्शन का पार्ट है? इलिमिनेशन का। और इलिमिनेशन में भी कौन सा है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का पोर्शन है बेटा। ये किसका पोर्शन है बेटा? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का पोर्शन है। तो यहाँ हमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन करना है। अब आप देखो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे होगा। यहाँ से
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और Br, और यहाँ पर ये H है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे NaNH2 में, तो NH2 बेस है तो ये रिएक्शन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बाहर हो जाएगा। जैसे ये हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H2 एलिन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आपके क्यूमुलेटिव डाइन है। और बेटा ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। और वैसे भी आपका NaNH2 जो है वो टर्मिनल एल्काइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, बट ये स्टेबल नहीं है। और हमें यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट बताना है, तो आगे फिर फर्दर रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो देखिएगा। NaNH2 में से NH2 बेस है, ये बेस यहाँ से एक प्रोटॉन, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। अब आप देखो, जैसे नेगेटिव आया यहाँ रेजोनेंस हो गया, नेगेटिव यहाँ पाई भी है, सिग्मा भी है, यहाँ पाई है, सिग्मा है, तो मैं इसको लिखूँगा नेगेटिव सिग्मा पाई। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस हो गया बेटा, तो ये मैं रेजोनेंस कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर ये रेजोनेंस होगा, आपको पता है रेजोनेंस होने के वाया CH ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते ही वहाँ देखो क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, CH2 माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, NaNH2 में अमोनिया भी साथ में है, तो यहाँ से इस अमोनिया के द्वारा इसको प्रोटॉन दे दिया जाएगा, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप बताओ, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अब आपको पता है कि NaNH2 हमेशा सोल्ट, क्योंकि ये क्या हो गया, टर्मिनल एल्काइन हो गया, टर्मिनल एल्काइन हो गया। और बेटा टर्मिनल एल्काइन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो ये स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो इसको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से फिर वापस एक और मोल रिएक्शन करेगा, और एक और मोल रिएक्शन करने से यहाँ से आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल होने के साथ ये रिएक्शन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अर्थात ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब सोल्ट का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन हमेशा कहाँ पर होता है, हमेशा रिएक्शन मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या होगा, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा C होगा। अब मैं इसमें एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जैसे मान लीजिएगा सपोज डेट आपके पास ये एल्काइन है, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम यहाँ से। तो अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaNH2 के साथ, तो NaNH2 आपके जो और एक में सॉरी यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लेता हूँ, मैंने रिएक्शन कराया एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH जो होता है वो तो बनाता है नॉन टर्मिनल, और NaNH2 जो बनाता है वो बनाता है टर्मिनल। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो ये तो है नॉन टर्मिनल। तो बताओ नॉन टर्मिनल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्कोहलिक KOH, और ये है टर्मिनल एल्काइन। तो बताओ टर्मिनल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, NaNH2। ये एक आइसोमराइजेशन का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ से। तो ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH हमेशा नॉन टर्मिनल बनाएगा, और NaNH2 हमेशा टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आगे सोल्ट बन जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है आपसे, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ NaNH2 के कितने मोल यूज हुए। तो 1, 2 और 3, तो यहाँ टोटल 3 मोल NaNH2 के यूज हुए हैं। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन रिएक्शन CH3 CH2 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कोहलिक KOH और हीटिंग X विल बी, अर्थात एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करना है। आपको पता है एल्कोहलिक KOH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और आपको पता है एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन में E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, दोनों यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। अब आप जरा देखो, यहाँ पर आपके पास एक बीटा हाइड्रोजन ये भी है, एक बीटा हाइड्रोजन ये भी है, ये 2 बीटा हाइड्रोजन है। इसको मैं β1 मान लेता हूँ, इसको β2 मान लेता हूँ।
आपको बताना है, और जो होगा वो रिएक्शन होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से आपके पास HBr रिमूव होगा। अब आप जरा देखो कि अगर मैं इस वाले HBr को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और ये आपको पता है क्या हो गया, क्यूमुलेटेड डाइन्स हो गई। बताओ बेटा कौन सी डाइन हो गई है, क्यूमुलेटेड डाइन्स हो गई। और क्यूमुलेटेड डाइन्स जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है, इसलिए इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा अकॉर्डिंग टू सेथ-जेप रूल। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? सेथ-जेप रूल। क्या कहा था सेथ-जेप रूल ने कि मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अर्थात मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड हटेगा और इस बॉन्ड के हटाने से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आने से देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम बन जाएगा। तो इसका बेटर आंसर होगा सी, जिसमें पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम है, जिसके अंदर आपकी जो एल्कीन है वो हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि कॉन्जुगेटेड है, और अगर कॉन्जुगेटेड है तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है। अब आ जाइएगा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द गिवन रिएक्शन इज, आपको ये रिएक्शन गिवन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH HBr का रिएक्शन कराया, और आपको प्रोडक्ट भी गिवन है। तो हमें बताना है ये रिएक्शन कौन सा है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड पर, तो मैं एक बात बता देता हूँ कंक्लूजन देखो कि डबल बॉन्ड के ऊपर जब हम HBr का रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और यहाँ पर अल्कोहल भी है। तो अल्कोहल पर जब हम HBr का रिएक्शन करते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात NSR का पार्ट है। आप देखो प्रोडक्ट में उसने डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की फॉर्म में लिखा है, केवल OH की जगह Br लगाया है, तो EAR तो नहीं है, NSR है। तो यहाँ पर NSR रिएक्शन करवाना है। तो अब NSR रिएक्शन करवाना है तो आपको बताना है कि NSR में कौन सा NSR है। ये आपको बताना है, यहाँ पर NSR है तो कौन सा NSR है। हाँ, एलिमिनेशन भी हो सकता है तो वो देखना पड़ेगा। तो इसमें एलिमिनेशन तो इसलिए नहीं है क्योंकि एक डबल बॉन्ड था, एक और डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो एलिमिनेशन का तो पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। और वैसे भी एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर हीटिंग टेम्परेचर होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा आपके पास SN1 और SN2 में से। तो देखिएगा मैं रिएक्शन को कराता हूँ कि SN1 है SN2 है, क्योंकि आपको पता है कि बेटा SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। तो देखो जब मैं इस रिएक्शन को कराऊंगा तो यहाँ से बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये आपका एलाइलिक सिस्टम है, और कौन सा एलाइलिक है बेटा? 1 डिग्री है। बट अगर यहाँ रेजोनेंस में करा देता हूँ तो देखो रेजोनेंस कराने से एक एडवांटेज आ जाएगी, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पॉजिटिव आ गया, और ये 2 डिग्री एलाइलिक बन गया। अब बताओ अगर 2 डिग्री एलाइलिक बन गया तो 2 डिग्री एलाइलिक की तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका ये जो केटाइन बन रहा है वो केटाइन आपका मोर स्टेबल है, जबकि ऊपर वाला केटाइन आपका लेस स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो अब अटैक कौन करेगा? Br माइनस। तो Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। जब Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप देखो आपको जो प्रोडक्ट गिवन है वो यही प्रोडक्ट है, तो बताओ ये प्रोडक्ट किसके वाया हो रहा है? इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन, और इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। तो बताइएगा इसका बेटर आंसर कौन सा होगा बेटा? बी ऑप्शन होगा SN1, क्योंकि SN2 में इंटरमीडिएट केटाइन नहीं बनता। अगर यहाँ पर SN2 होता तो डायरेक्ट Br यहाँ पर लग जाता, जबकि Br इसने अंदर लगाया, बाहर नहीं लगाया, अर्थात इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा है, और अगर रीअरेंजमेंट होगा तो कन्फर्म है ये SN1 रिएक्शन का पार्ट होगा। इसी के साथ आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए है, ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4 OH माइनस, जिसका ऑक्सीडेशन किया है हॉट KMnO4 OH माइनस के साथ, Q2 कंपाउंड, वो आपको 2 कंपाउंड देता है। एक कंपाउंड ये है फर्स्ट कंपाउंड, और एक कंपाउंड आपका ये है सेकेंड कंपाउंड। तो बताओ कंपाउंड ए विल बी स्ट्रक्चर, बताओ कंपाउंड ए की स्ट्रक्चर क्या होगी? तो मुझे एक बात बताओ, हॉट एल्कोहलिक KMnO4 है, तो इसका मतलब ये आपके
बॉन्ड का क्लीवेज करके ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज, और ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज है तो ये किस पर काम करेगा, ये आपके काम करेगा या तो डबल बॉन्ड पर या फिर ट्रिपल बॉन्ड पर। तो इसमें वो आंसर होगा जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब आप ज़रा देखो, फर्स्ट ऑप्शन में ले रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो यहाँ से इधर भी COOH और इधर भी OH, तो आपको पता है ये ग्रुप भी आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ग्रुप आप देखिएगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये ग्रुप एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। आप ज़रा देखिएगा सेकंड ऑप्शन, आप ज़रा सेकंड ऑप्शन को देखिएगा बेटा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा था, ये मतलब जो कार्बन इस पर हाइड्रोजन नहीं था। अब सेकंड ऑप्शन में देखो, अगर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है तो मैं यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब बताओ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3CH3CHO एल्डिहाइड में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O डबल बॉन्ड C और C और C कीटोन में। तो बेटा ये तो कीटोन में चेंज हो गया और ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। अब आपको पता है एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बट फर्दर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इससे ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप चेक करो, आपको पहला प्रोडक्ट तो ये गिवन का रखा है और सेकंड प्रोडक्ट आपका ये वाला गिवन है। तो इसका मतलब इसमें बताइएगा कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि बी ऑप्शन के अंदर हमें गिवन प्रोडक्ट ऑब्टेन है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। आप चाहो तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है जिसके अंदर आपको डाई कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है, और ये डाई कार्बोनिल जो कंपाउंड है इसका रिएक्शन कराना है गिरगिनिया रिएजेंट के साथ, और वो भी एक्सेसिज में हाइड्रोलाइसिस भी करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जो कंपाउंड गिवन है उसका हमें NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है गिरगिनिया रिएजेंट के साथ। तो आपको पता है यहाँ 2 मोल है, तो यहाँ इसके 2 मोल यूज होंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। तो जैसे से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पर आ जाएगा। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा PHCCPH, ये बन जाएगा OMgBr, ये बन जाएगा OMgBr, यहाँ भी मिथाइल लग जाएगा और यहाँ पर भी मिथाइल लग जाएगा। अब आप कर दो इसका यहाँ से क्या, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। जैसे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PHCH3OH COH CH3PH, अर्थात विसिनल डाईपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर बेटर है, तो इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये आपको प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट है, इसमें Br2KOH के साथ रिएक्शन कराना है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। आपको उसने ऑलरेडी रिएक्शन का नाम दे रखा है, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, और आपको पता है ये एक आपके डिसेंडिंग सीरीज का है, और यहाँ पर CO2 गैस रिमूव होती है, इसलिए इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं बेटा। तो ध्यान दें, सिंपल सी रिएक्शन है वैसे तो, कि आपके पास यहाँ पर ये अमाइड है, इस अमाइड में यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस का रिमूव हो जाएगा, अर्थात ये वाला ग्रुप आपका पूरा CO2 में चला जाएगा। अब बताओ, अगर ये पूरा CO2 में चला जाएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो डिसेंडिंग, अर्थात एक कार्बन कम वाला होगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा, रिंग ऐसे रहेगी, यहाँ पर OH ऐसे रहेगा,
यहाँ से ये कार्बन हट जाएगा और ये कार्बन हट जाएगा, तो यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। हाँ, और एक और चीज़ ध्यान रखना, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो होता है उससे ओनली 1 डिग्री अमाइन का ही फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है और उससे आपके पास आइसोसाइनेट फॉर्म बनता है जो 2 डिग्री पर पॉसिबल नहीं है। क्या होता है रिएक्शन, हम चाहे तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिया RCONH2 अमाइड, इसका रिएक्शन करेंगे हम 4 मोल अल्कोहलिक KOH और Br2 के साथ। तो यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RNH2 अमाइन, जो कि 1 डिग्री अमाइन है, उसके साथ में बनेगा 2 KBr और बनेगा K2CO3 और साथ में 2 मोल वाटर। कभी कभी इस रिएक्शन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मोल आपके बेस यूज हो रहा है, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट में KBr के कितने मोल और वाटर के कितने मोल है, इसलिए यह रिएक्शन हमें विद बैलेंस याद होनी चाहिए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज ऑब्टेनिड, मतलब विच ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज ऑब्टेनिड। आपको उसने साफ साफ कह दिया कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, अर्थात कार्बन का ऑक्साइड बनाना है। विच ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज ऑब्टेनिड व्हेन मेलोनिक एसिड हीट, अर्थात मेलोनिक एसिड को हीट करेंगे और इसको हीट करने पर आपको बताना कौन सा कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला। तो बेटा मेलोनिक एसिड होता है, देखो ये तो होता है ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में एक कार्बन आता है, मेलोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये होता है आपका मेलोनिक एसिड। तो मैं ये मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आपके मेलोनिक एसिड है बेटा। अब आप इसको हीट करोगे P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ 575 पर, तो यहाँ से हो जाएगा डिहाइड्रेशन। और आपको पता है इसी कंडीशन पर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव होगा। आपने हाई हीटिंग किया है तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपका, और एक आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ये वाला रिमूव हो जाएगा। तो बताओ अब आपके पास क्या बना प्रोडक्ट, तो आपके पास प्रोडक्ट बना C3, 3 तो कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन है। तो आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा C3O2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और इसको बोला जाता है क्या, तो इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ध्यान रखना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं होती तो ओनली एक ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या CO2 रिमूव हो जाती। आपको पता है कि अगर 0 और 1 कार्बन का डिफरेंस होता है तो CO2 गैस रिलीज होती है, बट यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग हीटिंग की है और वो भी किसके साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो आपको पता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये डिहाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेंगे, CO2 रिमूव नहीं करेंगे। और अगर यही क्वेश्चन में रखता और नॉर्मल हीट करता, जनरल हीटिंग, तो जनरल हीटिंग करता तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाती, बट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, और वो भी एक नहीं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा कार्बन सब ऑक्साइड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शुगर प्रेजेंट इन DNA। DNA में शुगर होती है, तो वैसे तो ये बायोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजी का टॉपिक है, बट अपने केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स का है। शुगर प्रेजेंट इन DNA इज, आपको बताना है कि DNA में कौन सी शुगर होती है। तो बेटा 2 टर्म है, एक तो DNA है और एक RNA है, और इन दोनों में एक डिफरेंस तो शुगर का और एक नाइट्रोजनी बेस का है। तो DNA में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि RNA में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं राइबोज शुगर। बट हमें यहाँ पर पूरा डिटेल से बताना है क्योंकि इसने कॉन्फ़िगरेशन भी हम यूज किया है। अब आपको पता है कि फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज तो मतलब क्या हो गया, तो फ्यूरेनोज रिंग तो ये हो गई, ये हो गई आपकी फ्यूरेनोज रिंग, ठीक है। और आपके आगे लिखा है उसने पायरेनोज, पायरेनोज, पायरेनोज का मतलब ग्लूकोज का पार्ट हो गया, तो ये ग्लूकोज का पार्ट हो गया। तो ध्यान दें
पायरेनोज से तो मतलब है ग्लूकोज का, और फ्यूरेनोज से मतलब है 5 मेंबर रिंग का। तो ध्यान रखना, पायरेनोज का मतलब 6 मेंबर रिंग से है और आपका फ्यूरेनोज का मतलब 5 मेंबर रिंग से। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 मेंबर रिंग वाले इस पार्ट को हम फ्यूरेन बोलते हैं और 6 मेंबर रिंग वाले इस पार्ट को हम पायरेन बोलते हैं। तो ये पायरेन ही फ्यूरेन है, इसलिए इसको पायरेनोज बोलते हैं, इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, तो यहाँ भी डीऑक्सीराइबोज फ्यूरेनोज है और यहाँ पर भी डीऑक्सीराइबोज पायरेनोज है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर राइबोज है, यहाँ पर भी राइबोज है, तो राइबो तो आरएनए में है, तो ये दो आंसर तो नहीं होंगे, सी और डी तो गलत है। अब आपको बताना है ए और बी में से। तो डीएनए में जो रियल होती है वो होती है बेटा बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। जो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 और ये नंबर 5। अब आप देखो इसमें नंबर 1 पर तो कौन लगता है? नाइट्रोजनी बेस। और नंबर 2 कार्बन, तो ये नंबर 2 कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये तो है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। और अगर हम आरएनए में बात करें तो आरएनए में कौन सी होगी? तो आरएनए में होती है बीटा डी राइबोज, वहाँ पर बीटा डी राइबोज होती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो बेटा दोनों के स्ट्रक्चर में बस एक हल्का सा डिफरेंस है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ भी वही CH2OH होगा, यहाँ पर भी वही HOH होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर नाइट्रोजनी आपका जो बेस है वो होगा और यहाँ पर H होगा। तो क्या डिफरेंस है? तो ज़रा देखो आप, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4, ये नंबर 5, नंबर 2 कार्बन पे डिफरेंस है। आपके डीऑक्सी बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड नंबर कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होते हैं, जबकि यहाँ पर सेकेंड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोजन और OH होता है। तो ये तो आपके बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर है और वो बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है। ये आरएनए में मिलती है और ये आपके किस में मिलती है? डीएनए में मिलती है। इसलिए बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 36 इन द गिवन मतलब इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। ये आपको गिवन रिएक्शन है, इसका सीक्वेंस है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट सी है वो क्या है। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट सी बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, इस पर रिएक्शन करूँगा मैं SOCl2 का। तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ से Cl इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ से बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। आप इसका मतलब A बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। अब इसका हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करना है। तो जैसे इसका हम रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करेंगे तो ये H एसिड, ये बेस, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा और यहाँ से PHC डबल बॉन्ड O NHOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके पास प्रोडक्ट नंबर B हो गया। अब हम यहाँ से एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। हमने डिस्कस किया होगा हाफमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एक तो ये होता है, एक आपका होता है कर्टियस, एक आपकी होती है कर्टियस रिएक्शन और एक आपका होता है लोसन रीअरेंजमेंट। ध्यान दे बेटा, ये सभी रिएक्शनें रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इन सभी रिएक्शनों में CO2 गैस रिमूव होगी, सभी डिसेंडिंग सीरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन सभी में रीअरेंजमेंट से आपके पास जो R एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान दे, आपका फर्स्ट ऑप्शन था ये जो आपका A बन गया, B था जो आपका B बन गया, अब C और D बच रहा है। अब यहाँ से मैं इसका इन प्रेजेंस ऑफ बेस और बेस के प्रेजेंस में इसको हीट करूँगा, जहाँ पर बेस के लिए उसने क्या दे रखा है? NaOH। तो इसके अंदर आपका ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप
ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये बेस के साथ ग्रुप रिमूव होगा, ये यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर के रूप में। तो जैसे ये पूरा ग्रुप रिमूव होगा, बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो पीएच के साथ में ये नाइट्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन कहते हैं डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये आपके आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट हो गया, ये इंटरमीडिएट है इसका। और ये इंटरमीडिएट है, जब इसका हम यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ पे O, जैसे हाइड्रोलाइसिस किया ये तो बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट सी कौन सा है, 1 डिग्री अमाइन। और ध्यान रखना, ये सभी ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं। तो इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, तो ये जो आपने रिएक्शन पढ़ा है इसको बोलते हैं लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। इसमें D इंटरमीडिएट है, B है, और A आपका A है, और C आपका C है। बस D वाला एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजीनियस पॉलीसेकेराइड। तो वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक का है, और वैसे डायरेक्ट एग्जाम्पल है, आपको ये लर्न करना है हेटेरोजीनियस पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च नहीं है, ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज है, डेक्स्ट्रिन भी ग्लूकोज है, बट आपका गम अरेबिक हेटेरोजीनियस पॉलीसेकेराइड है। क्यों? क्योंकि गम अरेबिक के जो मोनोमर्स होते हैं वो एक नहीं, बहुत सारे डिफरेंट मोनोमर्स है। उसमें से पहला तो आएगा आपका अरेबिनोज, एक मोनोमर तो इसका यह है। दूसरा मोनोमर है इसका है गैलेक्टोज। थर्ड इसका जो मोनोमर है वो है ग्लूकोनिक एसिड, और इसका जो फोर्थ मोनोमर है वो है रेमनोज। तो इसके डिफरेंट मोनोमर होने की वजह से इसको हम हेटेरोजीनियस पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कि प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज ए कार्बोकेटाइन, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज ए कार्बेनाइन, प्लस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज ए कार्बोकेटाइन, प्लस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज ए फ्री रेडिकल। आपको पता है कि प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप, और ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये स्टेबल करेगा किसको, बताओ, स्टेबल करेगा ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को। आपका जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है उसको स्टेबलाइज करेगा। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों, इसके पास आउटरमोस्ट में 6 होते हैं, इसके पास 7 होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दोनों प्लस आई से स्टेबलाइज होते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपका इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंसिडर करो और आप बताओ ए विल बी, यहाँ पर ए क्या होगा। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास पॉली कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब ये जिससे बना है वो आपका पॉलीडाइन्स है। और मैंने आपको पहले सिंपल से भाषा में कहा है कि यहाँ पर ओजोन के साथ ओजोनोलाइसिस हो रहा है और H2O और जिंक के साथ हो रहा है। तो H2 और जिंक के साथ हो रहा है तो इसका मतलब रेडिस्केटिव है ये, और जैसे आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं उससे भी क्लियर हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी आपका कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है वहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ओजोनोलाइसिस में जैसे C डबल बॉन्ड C होता है, जब इसका ओजोनोलाइसिस होता है तो दोनों साइड O ऐड हो जाते हैं और ये C डबल बॉन्ड हो और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है इससे हम इसका आंसर निकाल देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा बहुत बड़ा है बट बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिएगा अभी 1 सेकंड में ही आपका यहाँ से सोल्व हो जाएगा। O है तो इसका मतलब यहाँ पर भी O और डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर भी O डबल बॉन्ड C था और यहाँ पर भी क्या था, O डबल बॉन्ड C था। तभी तो देखो यहाँ से इस ग्रुप को हटा देंगे तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड पे लग जाएगा C। यहाँ से इस पूरे ग्रुप को हटा देंगे ये इसके साथ डबल बॉन्ड पे लग जाएगा। यहाँ से इस पूरे ग्रुप को हटा देंगे ये इसके साथ डबल बॉन्ड पे लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखो, यहाँ डबल बॉन्ड C वाला पोर्शन हो गया।
अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करूँगा। तो जैसे इसका ओजोनोलाइसिस करेगा इससे कीटोन बन जाएगा, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा। इससे करोगे इससे कीटोन बन जाएगा, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा। इससे कीटोन बन जाएगा, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसका मतलब 3 तो एल्डिहाइड हो जाएंगे और 3 ही कीटोन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 कीटोन और 3 एल्डिहाइड है। तो इसके अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा जिसके अंदर ये वाला एल्कीन आपको गिवन है। तो बताइएगा कौन से ऑप्शन में ऐसा एल्कीन आपको गिवन है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकंड में 2 जगह रॉन्ग हो गया, थर्ड में यहाँ डबल बॉन्ड हो सही है, इसमें भी यहाँ डबल बॉन्ड हो ये भी राइट है, यहाँ डबल बॉन्ड हो CH3 ये भी राइट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना ओजोनोलाइसिस के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन है वहाँ से ऑक्सीजन को हटाकर वहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दिया करो। सॉरी, वहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ से डबल बॉन्ड को हटाकर क्या लगा दिया, मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है तो वहाँ से ऑक्सीजन को हटाकर क्या लगा दिया करो, सी लगा दिया करो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट्स ऑफ द फॉर्मूला C7H8O, अर्थात ये आपके एक फॉर्मूला गिवन है C7H8O का। तो इसका मतलब ये एसिड तो नहीं है, कीटोन या फिनोल में से कुछ हो सकता है। इज सोलेबल इन NaOH। तो ध्यान रखना क्या कह रहा है वो, C7H8O जो कंपाउंड है वो NaOH में सोलेबल है। इसका मतलब वो बेस नहीं है, एसिड है। सेकंड कह रहा है बट नॉट इन सोडियम बाइकार्बोनेट, और वो सोडियम बाइकार्बोनेट में डिजोल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब कन्फर्म है वो फिनोल का पार्ट है, क्योंकि फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। इट गिव कलर विद एल्कोहलिक, और आपको पता है फिनोल का जो टेस्ट होता है वो FeCl3 के साथ कराते हैं तो वोयलेट या हमें रेड कलर ऑब्टेन होता है। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि फिनोल ही होगा। तो ये हो गया फिनोल। अब फिनोल में अब एक कार्बन एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसका मतलब मिथाइल लगा देंगे। तो फिनोल के साथ जो मिथाइल फॉर्म है उसको बोलते हैं क्रिसोल। तो ये ऑर्थो क्रिसोल भी हो सकता है, तो बेटा ये मेटा क्रिसोल भी हो सकता है, तो ये पैरा क्रिसोल भी हो सकता है। अब इसका डिसाइड कैसे करेंगे, तो इसका डिसाइड करने के लिए अगली लाइन पढ़िएगा आप लोग, ऑन ट्रीट विद Br2 वाटर गिव ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। तो Br2 के साथ ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देना चाहिए। और आपको पता है फिनोल का ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो जब इसमें रिएक्शन होगी तो या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। जब इस पर करोगे तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तीनों जगह लगेगा, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। और जब इस पर करेंगे तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ डाई बनेगा। तो इसमें ट्राई है, इन दो में डाई है। तो बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेटा क्रिसोल। तो यहाँ पर आपके पास जो कंपाउंड ए था या एक्स था वो कंपाउंड, यहाँ पर ए, सॉरी इसको ए कर लो, तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड ए है वो क्या है बेटा, मेटा क्रिसोल है। इसी के साथ आपका ये NTA नीट पेपर नंबर 101 वाला जो है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा अगर आपको हर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको अगले जो सॉल्यूशन है उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए।